Our today's lecture is on the source of the coins and the different sources that build the contribution to build up the structure of ancient Indian history. The numismatical source is the very important in the history writing. As we know, the source of these coins played the big contribution to make up the structure of ancient Indian history, like the coins as a political source, the coins as a economical source, the coins as a religious property, and the art and architecturally and the literature. क्योंकि कल का हमने लेक्चर जो पढ़ा था उसमें मुद्राएं स्रोत के रूप में पढ़ी थी। तो इस तरह से जो इतिहास के स्रोत के रूप में मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देती हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में हम देखते हैं कि उनसे बहुत सारा हमें इतिहास लेखन प्राप्त होता है। उस समसामयिकी काल के बारे में पता चलता है। हम विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो समसामयिकी काल की सामाजिक जो स्थिति है, तो इतिहास में हम उसे ट्रेस आउट कर पाते हैं। धार्मिक इतिहास हमें उस समसामयिकी काल की स्थिति पता चलती है। उस समय में कला स्थापत्य कितना एनरिच था, कितना समृद्धशाली था, उसके बारे में हमें पता चलता है। मुद्रा लेखों का यदि अंकन होता है इंस्क्रिप्शनल, तो उन मुद्रा लेखों से हमें उस काल की काव्य और भाषा और लिपि और उनकी विद्वता के बारे में हमें पता चलता है। तो इस तरह से हमें इतनी सारी बातें जब मुद्राओं से प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में हमें इतनी सहायक होते हैं। तो हमें अभी वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस कि हाउ दे आर द इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में हम देखेंगे, जैसे ट्राइबल कॉइन्स हमने पढ़ा था। सो ट्राइबल कॉइन्स के द्वारा जैसे जनपदी जो सिक्के हैं, तो उनसे हमें समसामयिक इतिहास का संज्ञान होता है। फॉर द एग्जाम्पल पांचाल, मथुरा, अयोध्या, कौशाम्बी, विदिशा, ऐरन, उज्जैनी, दे वर रूलिंग देयर ऑटोनोमस टाइप ऑफ द रूलिंग। उनका जो राज्य का हम प्रशासन देखते हैं वो स्वतंत्र रूप से देखते हैं। तो उन कॉइन्स पर, पंचमार्क्ड कॉइन्स पर उनका स्वतंत्र रूप से राजाओं का नाम का अंकन हमें प्राप्त होता है। तो उस काल के हम राजाओं की वंशावली ट्रेस आउट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर द एग्जाम्पल तक्षशिला, कौशाम्बी एंड उज्जैनी। These three cities were trade center in the 6th century BC, because this period was the second urbanization period of the Iron Age. So these Takshashila, Koshambi and Ujjaini were the trade center, the big trade center, and the guilds or the negam type of the coin were issued by the Takshashila, Koshambi and Ujjaini, है ना। मतलब कि तक्षशिला, कौशाम्बी और उज्जैनी एक बड़े मेट्रो सिटीज़ के रूप में, व्यापारिक नगर के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है एक हिस्टोरिकल हम सिनारियो में देखेंगे तो वो हमें दिखने को मिलते हैं। और इस काल में जो है ट्रेड सेंटर के रूप में ये थे। और आप देखोगे कि किस तरह से इन्होंने व्यापारिक एक नगर के रूप में यहाँ पर एक निगम अर्थात नेगम प्रकार के सिक्के मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, ये नेगम क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रेणियों के द्वारा श्रेणी अलग अलग प्रकार की, जैसे रेशम बनाने वालों की, बुनकरों की श्रेणी हो जाती थी। जैसे लाट की श्रेणी पड़ी थी ना आप लोगों ने, जो मंदसौर आकर के शिफ्ट हो गई थी किसी कारणवश। तो ये एक व्यापारियों का एक समूह होता था जिनको कि नेगम या निगम कहा जाता था, और ये कभी भी आपातकालीन स्थिति में राजाओं की मदद भी करते थे। तो तेल बनाने वालों की श्रेणी, बुनकरों की श्रेणी, ये अपने आप में एक बहुत ही एक स्ट्रांग हो जाती थी। तो इन्होंने अपनी एक मिंट भी बना ली थी। मिंट से तात्पर्य है श्रेणी सिक्के ढालने वाली टकसाल। तो इसीलिए इनकी टकसाल से जो सिक्के बनते थे उसके ऊपर नेगम या निगम अंकित कर दिया जाता था। या जैसे इत्र बनाने वाली श्रेणी, तक्षशिला का एक सिक्का मैं आपको बताती हूँ कि जिसके ऊपर गंधिका लिखा हुआ है। गंधिका अर्थात जो
इत्र बनाने वाली श्रेणी थी, तो उसने अपना नाम गंधिका इंस्क्राइब करवा दिया था, मुद्रा लेख एक इस प्रकार का लिखवा दिया था। तो इसलिए जो है नेगम सिक्के से हमें ये उनके बारे में इतनी सारी जो मैं आपको ये सब बातें बता रही हूँ, ये जो तथ्य है वो हमें सारी हिस्ट्री राइटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब नेक्स्ट हम चलें तो सिक्के हमें भौगोलिक सीमाओं का भी अभिज्ञान या संज्ञान कराने में सहायक होते हैं, बिकॉज द मालो, द औदुंबर, त्रिगर्त, योधे, कुणिंद, these type of the ganas are the monarchical. They ruled in the place or the region of the पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो हमको इन ट्राइबल कॉइन्स से उस वक्त इस प्रकार के जनपदी जो जहाँ जहाँ भौगोलिक सीमाओं का संज्ञान कराते हैं कि इस प्रकार के राज्यों ने, मतलब राजाओं ने इन गणों में राज्य किया। अब हम देखेंगे कि सातवाहनों का उदय देखेंगे। जैसे आप यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पर 3rd सेंचुरी BC में तेलंगाना में सातवाहन जो वैदिक ब्राह्मण राजा थे उनका उदय हुआ, जिन्होंने कि दे रूल्ड इन बिटवीन द कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश ऑल्सो। तो इनकी पुष्टि हमको जो है सिक्कों से ही होती है। इन सिक्कों पर उन राजाओं के नाम, राजाओं का नाम मतलब जो है उनका अंकन होता है। तो हमें स्त्रियों की प्राथमिकता और उनके स्थान की जानकारी होती है। जैसे उन्होंने अपनी माताओं का नाम पहले लगाया, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी था तो गौतमी का पुत्र जो है शातकर्णी, यज्ञ श्री माता का पुत्र पुलमावी तो यज्ञ श्री पुलमावी, श्री सातकर्णी मतलब श्री माँ है, श्री माँ है और उनका पुत्र सातकर्णी। तो स्त्रियों की प्राथमिकता हम भारतीय संस्कृति में पहले से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखते हैं कि मातृ सत्तात्मक मैटर जो है वो भारत में इस तरह से हमें देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर मौर्य काल में किस तरह से जो है जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, शक्स और कुषाण, यवन, पहलव, यहाँ पर जो है राज्य किया उत्तर भारत में। तो यवन आने के बाद में फिर इंडो ग्रीक शासक जब आए तो भारत में वो नए सिक्कों की एक परंपरा लेके आए। जैसे तिथियों का अंकन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, तिथियों का अंकन जब हमको देखने को मिलता है और उसी के साथ में जो है हमको उनके राजाओं के नाम की सूची पता चलती है, तो वंशावली भी हमें पता चलती है कि कौन कौन से किस किस के बाद में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें मिलता है कि ग्रीक राजा या कौन कौन आए, है ना। और पार्थियंस जो राजा आए, पहलव आए, तो उन्होंने संयुक्त शासन प्रणाली चलाई। जैसे भाई के साथ में राज्य किया, भतीजा पुत्र के साथ में राज्य किया और एक सिक्कों पर उन सभी के नाम हमको अंकित मिलते हैं। तो उससे हमें वंशावली और उनकी हायरार्की भी ट्रेस करने में सहायता होती है। अब गुप्त काल में जो राजा आए तो उनके पूर्व भी कुछ विशिष्ट प्रकार के राजा आए। जैसे कि आप देखेंगे कि नागवंश के, नाग डायनेस्टी ने भी राज्य किया था। तो उन्होंने नागवंश के राजाओं ने मतलब मग वंश और नागवंश के राजाओं ने कहाँ पर राज्य किया था? कांतिपुरी, विदिशा और पद्मावती। तो यहाँ से उन सिक्कों की हमको बहुत सारी फाइंडिंग्स एक्सकेवेशन के द्वारा मिलती है, जिन पर कि नागवंश के राजा, हमें ये भी पता चलता है कि नागवंश रहा, उनका अस्तित्व भारतवर्ष में रहा। अब गुप्तकालीन राजाओं की हम यदि बात करें तो आप देखोगे कि सोने के सिक्कों की एक बहुत बड़ी परंपरा हमको गुप्त वंश से पता चलती है और स्वर्ण युग की भी जानकारी हमें पता चलती है और शासकों के व्यक्तित्व की परंपरा हमें पता चलती है। गुप्त काल में उनके मुद्रा लेखों, उनकी भाषा, लिपि आदि का भी संज्ञान मिलता है और अनेक 14 प्रकार के जो है हमें स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। और रामगुप्त और कांचगुप्त जो इतिहास में, गुप्त वंश के इतिहास में बहुत ही विवादास्पद रहे हैं, लेकिन हमें सागर के पास एरन से कांचगुप्त का एक सिक्का प्राप्त होता है जिस पर कि कांच नाम का एक मुद्रा लेख हमें पता चलता है। तो इस पुरातात्विक हमको साक्ष्य से कांचगुप्त के अस्तित्व का पता चलता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त का
जैसे हमें समुद्रगुप्त का एक सिक्का जो पता चलता है, तो इन सिक्कों से हमें कई जानकारियाँ रामगुप्त कांचगुप्त के सिक्कों से जैसे पता चलती है, वैसे समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के भी सिक्के हमें पता चलते हैं, मतलब मिलते हैं। तो हमें जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उसका भी हमें संज्ञान होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार के सिक्कों से भी हमें ड्यूअल रूलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्कों में जैसे हमें स्त्रियों के महत्व का पता चलता है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने उसके सिक्कों पर जो पृष्ठभाग है उस पर लिखवाया है, इंस्क्राइब करवाया है। तो उससे हमें पता चलता है कि वो उससे जो है किस तरह से अपना दान में मिला था, और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी, और दोनों का फोटो उसने जो है इसीलिए राजा रानी सिक्का कहा जाता है। तो इस हमें इतनी सारी जानकारी जिन सिक्कों से प्राप्त होती है, तो हम उन सिक्कों से इतनी सारी बातें हमें ट्रेस आउट। अब नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम जो है रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी तक के लिए यही। थैंक यू सो मच।